हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे फ्रिक्शन पर या फ्रिक्शन फोर्स पर। हमारा ये फ्रिक्शन फोर्स होता कब है और क्या है। हम लोग जनरली देखते हैं कि जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के सरफेस के कांटेक्ट में होता है और दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होता है या टेंड्स टू रिलेटिव मोशन या रिलेटिव मोशन होने को होता है, तभी हम लोग फ्रिक्शन को काउंट करते हैं। ठीक है, जब उनके रिलेटिव मोशन को, ठीक है, रिलेटिव मोशन मतलब देखिए कैसे हम लोग समझेंगे। अगर एक बॉडी है, ठीक है, अगर ये रेस्ट है और दूसरा इसके ऊपर मूव कर रहा है तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, रिलेटिव मोशन। या दोनों मूव कर रहा है, ये इधर और ये इधर मूव कर रहा है, एक दूसरे का अपोजिट मूव कर रहा है, वो भी रिलेटिव मोशन हो गया। ठीक है ना। तो इस दौरान क्या होता है कि दोनों के मोशन जो होता है अपोज होता है। रिलेटिव मोशन में जो अपोज होता है उसी अपोजिशन को हम लोग फ्रिक्शन कहते हैं। और जो ये फ्रिक्शन होता है, जब अपोज होता है तो भाई अपोज करना मतलब फोर्स आएगा, तो यहां पर जो अपोजिंग फोर्स आता है उसे हम लोग कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। जनरली यहां सॉलिड फ्रिक्शन में कहा गया है कि वो एरिया ऑफ कांटेक्ट पर डिपेंड नहीं करता है। होता ये है कि जब हम लोग माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखते हैं, जैसे कोई भी प्लेन दिखाई दे रहा है लेकिन उस सरफेस को माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखेंगे तो ये इस तरह से नजर आएगा, और दूसरा बॉडी का जो हमारा सरफेस हो वो वाला भी अगर इस तरह से कांटेक्ट में रहता है, ठीक ना, तो ये जो कांटेक्ट हो रहा है एक दूसरे के बीच में, ये बॉन्डिंग जो बन रहा है, ये भी हमारा एक कॉज होता है फ्रिक्शन या अपोजिशन होने को। लेकिन जनरली कहा गया है कि जो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन जनरली डिपेंड्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन ऑन द बॉडी। क्लियर है। और जो फ्रिक्शन है वो डिपेंड करता है हमारा नेचर ऑफ कांटेक्ट सरफेसेस, कितना स्मूथ है, कितना वो रफ है। लेकिन रियल कहानी मैंने बताया। अब हम लोग देखते हैं, ये वेरी सिंपल है कि फ्रिक्शन फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू सरफेसेस टू अपोज व्हाट, रिलेटिव मोशन। टू अपोज रिलेटिव मोशन, ये एक टर्म जरूर यूज करना है, रिलेटिव मोशन, ठीक ना, ये एक्यूरेट टर्म है। हम लोग थोड़ा सा देखते हैं और फ्रिक्शन के बारे में। जनरली हमारा जो फ्रिक्शन होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन के ही अंदर में हमारा रोलिंग फ्रिक्शन भी आता है, ठीक है ना। अब होता क्या है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है तो बोला जाता है द फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस ऑफ कांटेक्ट व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। और इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन में क्या आता है, क्या, द फ्रिक्शन बिटवीन द कांटेक्ट सरफेसेस व्हेन बॉडी इज इन रिलेटिव मोशन। तो बोलेंगे सर यहां आपने डेफिनेशन लिखाया है कि फ्रिक्शन फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू सरफेसेस टू अपोज रिलेटिव मोशन, तो स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होगा रिलेटिव मोशन? नहीं, यहां पर जो देखेंगे जब रेस्ट में रहेगा वो बॉडी, ये होना चाहिए कोई टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन होना चाहिए, तभी वहां फ्रिक्शन क्रिएट होगा। वो मोशन में नहीं, लेकिन वो मोशन होने को जैसा है, यानी उस पर कुछ फोर्स लग रहा है मोशन करने के लिए, लेकिन मोशन नहीं हो रहा है क्योंकि जो अप्लाइड फोर्स है वो हम लोग सफिशिएंट फोर्स नहीं लगाए हैं, जिसके कारण वो मूव नहीं कर रहा है। तो वो केस जो हमारा है वो कहलाएगा टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। इसलिए वहां पर फ्रिक्शन क्रिएट होता है, क्योंकि बॉडी रेस्ट में रहता है, देखने से लगता है, तो वो हमारा कहलाता है स्टैटिक फ्रिक्शन। और वहां जो फोर्स लगता है उसे कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है। हम लोग थोड़ा समझते हैं कुछ ग्राफ लेकर कि ये एक सरफेस है,
और ये एक बॉडी है, इस बॉडी को इसके ऊपर में रखा हुआ है और देखिए इस बॉडी का ये वाला सरफेस है जो इस पे टच है। ये बॉडी के पास मास m है, हम लोग जानते हैं m है। अर्थ का जो इंटरेक्शन होगा टुवर्ड्स इट्स सेंटर, तो वो हमारा वेट जो लगेगा बॉडी के डाउनवर्ड ग्रेविटी फोर्स, इसके कारण ये प्रेस करेगा इस सरफेस को, तो उस प्रेसिंग के कारण ये सरफेस जो है, ये वाली सरफेस जो है इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। दैट इज नॉर्मल रिएक्शन। अगर ये बॉडी रेस्ट में है यहां पर, ठीक है, तो देखिए नेट फोर्स इन दिस इज 0 इन वर्टिकल डायरेक्शन, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं दिखाए हमने। दैट्स व्हाई यहां पर आप आराम से कह सकते हैं कि द फ्रिक्शन फोर्स विल बी 0, देयर विल बी नो फ्रिक्शन फोर्स हियर। लेकिन जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं यहां पर कि चलिए भाई ये हमारी बॉडी है, ये हमारा इसका mg हुआ, अगेन यहां नॉर्मल रिएक्शन n, यहां हम लोग दिखाते हैं कि एक एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, बट फोर्स लगाने के बाद भी ये रेस्ट में है, यानी एक्सेलरेशन इज 0 एंड v इज 0 है ये। तो यहां पर क्योंकि ये टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन के केस आ रहा है, इसी को कहते हैं, तो यहां पर एक अपोजिंग फोर्स क्रिएट होगा और इसी अपोजिंग फोर्स को कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। इस केस में जो फ्रिक्शन क्रिएट होगा उसे स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे। और नो डाउट जब नेट फोर्स इज 0, देन दिस Fs इज इक्वल टू व्हाट, F। यहां जो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो हमारा कांटेक्ट फोर्स है, ठीक है ना। कांटेक्ट फोर्स इसका भी ऐसा यूनिट न्यूटन ही होगा, लेकिन ये ना कह दे कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो एक रिएक्शनल फोर्स है, ये गलत हो जाएगा। इट इज नॉट ए रिएक्शनल फोर्स। हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी में देखते हैं कि अगर हम लोग इस बॉडी में जो हमारा mg है और इधर हमारा नॉर्मल रिएक्शन है, अब अगर इस फोर्स को हम लोग बढ़ा दे देते हैं, ठीक है, अगर हम लोग बढ़ा दे रहे हैं, मान लेते पहले 2 न्यूटन था, अब 4 न्यूटन कर देते हैं, ठीक है, फिर भी ये हमारा रेस्ट में, तो यानी जो यहां पर हमारा जो लग रहा है जो फ्रिक्शनल फोर्स है ना, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स यहां भी है, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन यहां पर भी है, लेकिन ये मोशन नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, अगेन फ्रिक्शनल फोर्स जो हो गया वो अप्लाइड फोर्स के बराबर हो गया। आप देखिए, अगर एग्जांपल लेते हैं कि एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने यहां पर 4 न्यूटन फोर्स लगाया। अगर हम लोग यहां पर देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं कि ये हमारा 4 न्यूटन लिए है ना, और यहां फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा, मोशन नहीं है, तो लोग शौक से कह सकते हैं कि यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स भी हमारा 4 न्यूटन है। अगर हम लोग यहाँ पर 6 न्यूटन लिए, ठीक है, फिर भी मोशन नहीं हो रहा है, यानी यहाँ हमारा फ्रिक्शन फोर्स जो है वो 6 न्यूटन है। हम लोग कह सकते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज व्हाट, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। देखिए अपने आप को ये एडजस्ट करते गया, 4 न्यूटन से 6 न्यूटन होते गया। क्लियर। हम लोग आगे देखते हैं, नेक्स्ट केस देखते हैं कि जब हम लोग फोर्स को बढ़ा देते हैं, मान लेते हैं ये हमारा केस ले लेते हैं, ठीक ना, ये वाले केस में देखते हैं mg इधर होगा हमारा और इधर हमारा क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन। अब देखिए इसमें हम लोग जो फोर्स लगा रहे हैं, इतना फोर्स लगा रहे हैं कि इसमें एक्सेलरेशन क्रिएट कर जा रहा है। जब एक्सेलरेशन क्रिएट कर जा रहा है तो जो इधर हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो आप कहलाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। यानी यहां पर जो फ्रिक्शन क्रिएट होगा वो उसको हम लोग कहेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन, और वो चाहेगा इनके रिलेटिव मोशन को अपोज करना। दैट्स व्हाई दैट फोर्स इज नोन एज व्हाट, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। यहां एक्सेलरेशन को हम लोग बड़ा इजीली निकाल सकते हैं। नेट फोर्स व्हाट विल बी, F माइनस एफ के बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। देखिए ये हमारा इसका मास हो गया हमारा, ठीक है, और यहां से A बराबर निकल सकता है F माइनस व्हाट, एफ के बाय व्हाट, m। इस तरीके से हम लोग उस केस में एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ जनरली स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन को हमने देखा इस ग्राफ के हेल्प से। आगे हम लोग एक न्यूमेरिकल यूज करेंगे, यहाँ पर हम लोग देखेंगे भी, ठीक है,
कि काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन जो है हमारा, और आप ये भी याद रख लेंगे जब कोई बॉडी जस्ट वर्जन मोशन या स्लाइड करने को या मोशन होने को है, ठीक है ना, तो स्टैटिक फ्रिक्शन का वो लिमिटिंग वैल्यू होता है, यानी मैक्सिमम वैल्यू होता है, बॉडी उस समय स्लाइड नहीं कर पाता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं ना। यानी स्टैटिक फ्रिक्शन का जो हमारा वैल्यू होता है, मैक्सिमम वैल्यू, उसे हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। हम लोग यहाँ देख सकते हैं अब आगे, ठीक ना, कि अगर हम लोग लॉज ऑफ फ्रिक्शन को देखते हैं तो लॉज ऑफ फ्रिक्शन सिंपली बोलता है, क्या बोलता है कि मान लेते हैं कोई बॉडी है, इस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, है ना, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, देखिए आप ये mg हो गया, ठीक है, ये फोर्स अप्लाई किए हैं और इसका फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रहा है। फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज कॉन्टैक्ट सरफेस पे लगता है और टेंजेंशियल लगता है ना, ये याद रखना, जो कॉन्टैक्ट सरफेस है टेंजेंशियल लगता है। तो इसमें कहा गया कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन ऑन द बॉडी, इस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू कांस्टेंट एंड नॉर्मल, ये हटता है तो ये टर्म यूज होता है, और यहाँ F बराबर हो जाएगा म्यू एन। ये जो हमारा म्यू है इसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि ये दोनों फोर्स का ही रेशियो है, इसलिए ऐसा यूनिट नहीं होगा, यूनिट लेस क्वांटिटी एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगा। ये म्यू जो है हमारा, म्यू जो है ये डिपेंड करेगा किस पर, नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेसेस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे हमारे पास अब दूसरा अगर आता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ Fs लगा देना है, S लगा देना है, S लगा देना है, S लगा देना है, ये S हो जाएगा, तो ये स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा, ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा। फिर अगर हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन देखना चाहते हैं तो यहाँ हम लोग क्या कर देंगे, K लगा देंगे, यहाँ पर भी 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 K लगा देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अगर लॉस ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन देखना चाहते हैं तो वहां R लगा दीजिए, बस सेम रहेगा, R लगाइए, यहाँ पर R लगाइए, यहाँ पर भी R लगाइए, देखिए यहाँ पर R लगाइए, यहाँ पर R लगाइए, देखिए ये हमारा रोलिंग फ्रिक्शन हो गया। इज इजी। हम लोग एक एग्जांपल के तहत से समझेंगे कि हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन किस तरह से है, कैसे निकाल सकते हैं। अगर कहीं पर सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया गया है, देखिए न्यूमेरिकल बनाने का तरीका है कि सिर्फ आपको बोला है कि हियर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू इज 0.33 या समथिंग जो भी है, तो हम लोग उस केस में समझेंगे कि म्यू के बराबर म्यू एस बराबर म्यू लेंगे, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना, कि एक बॉडी है हमारे पास यहाँ पर, ठीक, इस पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, इसका मास जो है हमारा 4 kg है और ये म्यू बराबर दिया 0.3, ठीक है ना, ये अप्लाइड फोर्स है और ये हमारा क्या हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स हो गया। अभी अभी हमने फॉर्मूला देखा कि फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है, ठीक है ना, वो हमारा क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है हमारा, सिंपल सा फॉर्मूला है कि फ्रिक्शनल फोर्स बराबर होता है हमारा म्यू एन। अगर मान लेते हैं कि इस जगह पर हमारे पास जो फोर्स है कैपिटल F जो है हमारा, वो फंक्शन ऑफ टाइम है, ठीक है, फंक्शन ऑफ टाइम है और F इक्वल टू 2t ले लेते हैं। तो पहले हम लोग इसको स्टैटिक फ्रिक्शन देख लेते हैं, निकालते कि कितना होगा। देखिए Fs बराबर म्यू एस एन। अब देखिए आप हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, म्यू एस मतलब कितना हो गया 0.3। अब देखिए n मतलब इधर जो लग रहा है mg और इसका रिएक्शन n हो गया, ठीक है, तो n बराबर क्या होता है mg। अब देखिए m का वैल्यू 4 है, g का वैल्यू मान लेते हैं 10, कितना हो गया 40 न्यूटन, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पर कितना हो गया इनटू 40 लगा देते हैं, एक जीरो उड़ता है तो यहाँ आता है, एक जीरो कट गया, यानी 12 न्यूटन जो हो गया इसका स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि हम लोग अप्लाइड फोर्स यहाँ पर लेते हैं, टाइम लेते हैं हम लोग, है ना, टाइम लेते हैं हम लोग यहाँ सेकेंड में, या देखिए अप्लाइड फोर्स है न्यूटन में और ये देखिए फ्रिक्शनल फोर्स भी न्यूटन में है। अब देखिए जब 0 सेकेंड लेते हैं हम लोग,
आप देखिए यहाँ पर जब 0 सेकंड लेंगे तो देखिए ये फॉर्मूला अप्लाइड फोर्स का फॉर्मूला कितना है, अप्लाइड फोर्स का फॉर्मूला है 2T। 0 सेकंड लेते हैं तो हमारे पास यहाँ अप्लाइड फोर्स 0 हो जाता है, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी देखिए 0 होता है, ये प्रूफ हो जाता है। अप्लाइड फोर्स 0 देन फ्रिक्शनल फोर्स भी 0 हो जाता है। अगर हम लोग यहाँ टाइम 1 सेकंड लेते हैं तो देखिए ये हो जाता है हमारा 2 अप्लाइड फोर्स, इट इज ऑल्सो 2 फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, हमारे पास सेम हो रहा है। अभी देखते जाएंगे हम लोग, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना है 12 न्यूटन, तो 12 न्यूटन से जितना नीचे है सारा क्या कहलाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन देखेंगे। फिर हम लोग अगर 2 सेकंड लेते हैं, यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 न्यूटन, ये भी हो जाएगा 4 न्यूटन, ये न्यूटन में है, ये भी हमारा न्यूटन में है और ये सेकेंड में है हमारा। अब देखिए अगर यहाँ 3 लेते हैं तो ये हो जाएगा 6 न्यूटन, दिस इज ऑल्सो 6 न्यूटन। यहाँ हम लोग 4 लेते हैं, यहाँ 8 न्यूटन, और यहां अगर हम लोग 5 लेते हैं तो यहां हो जाएगा 10 न्यूटन, यहां भी 10 न्यूटन। अगर यहां 6 लेते हैं, यहां 12 न्यूटन, यहां भी 12 न्यूटन होता है। ठीक है, अगर यहां 7 लेते हैं तो देखो यहां हो जाएगा कितना, 7 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 न्यूटन। ठीक है, 14 न्यूटन हो जाएगा। अब यहां पर देखना है फ्रिक्शन फोर्स कितना हमारा है 12 न्यूटन। अब देखिए 12 न्यूटन। अब यहां से जो यहां तक जो हमारा हुआ ये कहलाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, और ये जो आगे वाला केस है इसको कहेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि अप्लाइड फोर्स यहां क्या हो गया ग्रेटर देन दी व्हाट फ्रिक्शनल फोर्स। क्लियर में? सो आराम से ये यहां पर क्या होगा मूव करेगा। तो देखिए यही हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन के बीच में ये एक रिलेशन है। ठीक ना, और हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स जो है, ठीक ना, फ्रिक्शनल फोर्स जो है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स किसके बीच में लाई करता है, देख लीजिए Fs लाइज बिटवीन μs एंड, यानी जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है 0 और इनके बीच में लाई करता है। देखिए ये स्टैटिक फ्रिक्शन जो हमारा आया कहां से कहां तक है, 0 से लेकर 12 न्यूटन। ठीक ना, और जैसे ही आगे हम लोग बढ़े अप्लाइड फोर्स 12 न्यूटन से ज्यादा 14 न्यूटन हुआ, वो मूव करने लगा, क्योंकि उसका वैल्यू वही था हमारा फ्रिक्शन में, अब वो काइनेटिक फ्रिक्शन कहलाने लगा नहीं। और इसी तरह से मैंने कोशिश किया यहाँ पर कि काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन के बीच में जो डिफरेंस है ना, कि एक सरफेस जो रहता है वहाँ पहले स्टैटिक फ्रिक्शन रहता है, फिर कोई टीचर पढ़ाते हैं या हम बहुत जन हम लोग बोलते हैं कि अब जब फोर्स ज़्यादा लगाए और मोशन का फिर फ्रिक्शन क्रिएट हुआ, अब फ्रिक्शन कम हो गया। नहीं, ये देखिए वही फ्रिक्शन रहा नहीं, लेकिन यहाँ अप्लाइड फोर्स क्या हो गया ज़्यादा हो गया, तो इसके रिस्पेक्ट में ये अब कम हो गया। लेकिन फ्रिक्शन जो स्टैटिक में था वो हमारा काइनेटिक में भी उतना ही फ्रिक्शन है। मैं कोशिश करूंगा आगे फ्रिक्शन से रिलेटेड और भी कुछ प्रॉब्लम्स बनाऊं और इसमें न्यूमेरिकल भी ऐड करूं। आप लोग देखते रहिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, आप ही के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।